मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फिटकरी मंगवाती और मुझे कहती टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, वही करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें एक राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले लम्हे मेरी जान निकल गई जब मेरी बेटी ने वह फिटकरी। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत ने रोटी तो हमसे छीन ही ली थी, लेकिन हमने इसे अपने ख्वाब छीनने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए तो हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया। और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक़ था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इस तरह हमारी बेटी को भी यही दिली ख्वाहिश थी और इसके लिए वह बेचैन सी दिन रात एक कर मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगा कर पढ़ रही थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती। अक्सर बेटी के कमरे की लाइट सारी रात जलती रहती और हमारा ख्याल था कि इसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज़्यादा होती है कि इसे रात भर जागना भी पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें इस पर बहुत ही फ़ख्र भी होता। एक तो हम गरीब थे, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाले ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ हम इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए इसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी हमें सुननी पड़ रही थी और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास और ससुर और फिर मेरे देवर और देवरानी ने करनी शुरू की। लेकिन मुझे और मेरे पति को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में पैसा नहीं लगाते, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला तब्दील करते या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारों में कैद करके बिठा देते। आप लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फक्र से कहते फिरेंगे कि हमारी हमसाएं हैं जो डॉक्टर बनी हैं। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है और सास और ससुर भी फक्र से कहेंगे कि उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी के मेडिकल की तालिका खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करके थक जाते तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम सी खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीदों को फिर से सहारा देकर जवान करते। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई और इनायत का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। इस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी। अब 4 साल की पढ़ाई के बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज़ ये बस और रिक्शा का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते। यह एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद अपनी बेटी के टीचर के मशवरे से ये हल निकाल लिया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज़ का कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी पढ़ाई भी पूरी ध्यान लगा कर करेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है, बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ बिताती और फिर सोमवार की सुबह वापस चली जाती। इस तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैरियत से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही छुट्टियों के बाद उसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दिया।
वह जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो वो मुझसे कहती, माँ मुझे बाज़ार से थोड़ी सी फिटकरी ला कर दो। जब मैं इससे पूछती कि इस फिटकरी का क्या करना है तो वह हर बार यही कहती कि टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजुर्बा कर कर कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की बात मान लेती और इसे फिटकरी ला कर दे देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में मेरी बेटी ने यही रूटीन रखा तो मुझे परेशानी सी हो गई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम देता रहता है। फिर सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर मुझे 5वीं क्लास औरत को क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन दिमाग में सवाल ने जगह बना ली। इसलिए इस बार जब बेटी आई तो इसने फिर से तजुर्बे को कहा कि फिटकरी मंगवाई है। तो मैंने इससे पूछ लिया कि हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी घबरा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ, एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वे सारा ठीक ना हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और टीचर कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा। इसलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी ला कर दी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजरने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई, जिसके जाने के बाद पीछे से मैंने इसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, इसलिए अब वह चीज़ देखने के बाद से मेरी अपनी बेटी पर आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा दम तोड़ने लगा। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल ही पैदा होता है, क्या फिर जो भी कुछ था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वह चीज़ उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाएं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वे कभी भी मुझे सच ना बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहाँ से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल की तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं खुश हो गई कि मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती है। मैं फ़ौरन उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई और उसके घर पर गई जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी। वह भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी उसी के कॉलेज में, लेकिन वह हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोज़ाना ही आती जाती थी। शेख साहब रोज़ अपनी गाड़ी में खुद अपनी बेटी को लाते और छोड़ कर भी जाते। मैं शेख साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही इसने मुझे पहचान लिया। मैं एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के अदला बदली के सिलसिले में वहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने इनका घर दिखाया था। मैंने सारा मसला उसे बताया और उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और जैसे ही मेरी बात पूरी हुई वह परेशान हो गई। मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ी वह चीज़ भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। उसने उसे बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वे कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और उसकी सारी बातों से मुझे आगाह करेगी। मैंने इससे भी बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते मुझसे यह कहकर फिटकरी मंगवाती है कि इसे कोई प्रैक्टिकल करना है। यह सुनकर भी वह हैरान हो गई और कहने लगी, उन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है और मेरी परेशानी में एकदम इजाफा हो गया। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी हर हालत देखकर मेरी बेटी की दोस्त ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र नहीं करो, वे ज़रूर असल बात मालूम कर लेगी। अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को भी सही रखने की कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा कि वह चीज़ वहीं वापस उसके बेटी के कमरे में रख दो जहाँ से वह मुझे मिली है, ताकि मेरी बेटी को ये शक ना हो कि हमें किसी बात का इल्म हो गया है। मैंने ऐसा ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैरियत की दुआएं मांगना। इसके साथ साथ मुझे बहुत ही बेचैनी थी।
हफ्ते के गुजरने का इंतजार था कि कब हॉस्टल से छुट्टी हो और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर तो होती। खुदा खुदा करके वक्त गुजर गया और हफ्ते की शाम में मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी को सर से पैर तक देखा पर मुझे किसी किस्म का बदलाव नजर नहीं आया, बल्कि पहले जैसी थी। इसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे शक में डालता। लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वह चीज़ मिली थी मेरे दिल में शक का बाल आ गया था। बेटी ने मुझसे ये कहकर फिटकरी मंगवाई कि मुझे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बगैर उसे फिटकरी ला कर दे दी और खुद खामोशी से शेख साहब की बेटी का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आ जाए तो वह मेरे घर आएगी और जो सारी बात इसे उस दौरान मालूम हुई है वह मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे करीब शेख साहब की बेटी हमारे घर आई। जब मेरी बेटी सो रही थी उसने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वे मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया वे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत तो बिल्कुल नहीं की थी कि वह इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी। मैं हैरान और परेशान सी सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी वे दुनिया में तो बदनामी और जिल्लत कहा जाता है, इसमें आखिरत की भी बर्बादी थी। मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और हौसला खोता देखकर शेख साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचो और ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वे रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख भी लेंगी और यह भी बेहतर जान सकेंगी आखिर इस मामले में अपनी बेटी को किस तरह से निकालें। मैंने शेख साहब की बेटी की बात मान ली। आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसीलिए मुझे फिर एक हफ्ते का इंतज़ार करना था और मैं इंतज़ार करने लगी। अगला हफ्ता जब मेरी बेटी घर रहने आई तो इस रात में चुपके से बेटी के कमरे में चली गई और अगली शाम मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले एक हफ्ते से ये दुआएं कर रही थी कि जो कुछ भी मुझे शेख साहब की बेटी ने बताया वह सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर ना दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने साबित हो गई। मैंने वह रात बहुत परेशानी में गुजारी। वे शेख साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरी पहले की अकल भी जो थी वह भी जा चुकी थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे पति को इस सारे किस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, लेकिन जिस दलदल में वे गिरती जा रही है शायद इससे निकल सकती है। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पति से इस सारे मामले को छुपा कर रखूंगी और शेख साहब की बेटी से विनती करूंगी कि जहां इसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से वाकिफ़ किया, इस तरह वे मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से शेख साहब के घर मौजूद हुई। मैंने रोते हुए शेख साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वे मेरी बेटी की मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वे एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी है अगर इसे वहां से ना निकाला जाता तो इसकी मौत भी मुमकिन थी, और यह भी कि मेडिकल के कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी और लड़कियां इस दलदल में फंस चुकी हैं और इनकी मदद की जाए, इन्हें इस दलदल से निकाला जाए और इन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था कि इस सब में हम एक बड़े और वयस्क इंसान की मदद की ज़रूरत थी और हमारे सामने इस वक्त शेख साहब के अलावा कोई नहीं था। इसलिए मैंने और शेख साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए सारी बात शेख साहब से बता दी। शेख साहब सुनते ही तौबा अस्तगफुरुल्लाह करते हुए कानों पर हाथ लगाने लगे और नाराज़गी का इजहार करने लगे। मुझे खुद शर्मिंदगी हुई कि कहीं शेख साहब मदद करने से इनकार न कर दे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेख साहब के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया, इसलिए वे मदद करने पर तैयार हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को जल्दी ही खामोशी से करना था। इसलिए शेख साहब ने कुछ सोचा और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस को फ़ोन किया और इन्हें सारी बात बता दी।
अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त की। पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सारे मामले की तहकीकात कराई और नतीजे में रोंगटे खड़े करने वाली बात सामने आई। सुनने वालों के दिल घबरा गए। शेख साहब ने अपनी बेटी को भी इस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिला करवाया। यहाँ की तालीम इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते, और शेख साहब भी एक शरीफ और असलदार इंसान थे और उन्होंने वही किया जो कि एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने और किसी भी फर्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मजबूत केस बनवा लिया और करते धरते और दूसरे उस्ताद के खिलाफ तैयार किया, और कोई भी मुजरिम बचकर ना निकल सके। युवाओं को उनके रास्ते से भटकाने के लिए इन्हें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी बेटी अब कॉलेज से घर वापस आ गई। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था और अब जो मामला ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी बेटी के घर आने की दूसरे दिन ही सारे मामले से आगाह कर दिया, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शौहर चंद लम्हे तो कुछ बोल ही ना सका, और जब इसके हवास थोड़े बेहाल हुए तो उसने तेज़ी से आकर मेरी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह तो पहले ही उसकी आवाज़ से सहमी और बेहोश हो गई। मेरा शौहर इतने ज़्यादा गुस्से में था कि बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था। इसलिए जब मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तो वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है और हमारी तो इकलौती बेटी थी, इसलिए ज़्यादा देर तक दिल पर पत्थर नहीं रख सके। इसलिए हम बेटी को इलाज करने के लिए शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर शेख साहब ने हमारी मदद की। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी सही होने लगी। वे हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती। माँ बाप थे, हमने इसे माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ कर दिया, लेकिन इसका अब क्या फ़ायदा था। हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे इस रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़ियाँ नज़र आईं। आखिर ये सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर नहीं दिया। लेकिन अब इसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए। वे सारी नशे की पुड़ियाँ थी और उन्हें देखने पर वह फिटकिरी जैसी लगती। नशे का मेरी बेटी से क्या काम था। यह भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती हैं। बस यही पूछने और अपने दिल को तसल्ली के लिए मैं शेख साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन इसने मुझे बताया नशा तो क्या, इन्हें तो कभी फिटकरी को भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि मुझे असल बात बता कर रहेगी। और फिर जब इसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया और सुलाग लगाया तो जो बात उसे मालूम हुई वह उसने मुझे बता दी, और साथ ही साथ ये भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का क्या करती है। दरअसल मेरी बेटी इस धंधे से बेखबर थी और अफसोस की बात ये थी कि हॉस्टल की वार्डन और कॉलेज के चंद उस्ताद के साथ और कॉलेज के चौकीदार भी उसमें मिले हुए थे। वे खुलेआम कॉलेज में नशा बेचते थे। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियाँ होती जिन्हें फिर नशे में उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हाथ चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच दिया और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने की बजाय धमकियाँ देने लगे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और नशे के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए वे इनकी झांसे में आती रही और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही। और मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की लड़कियां शिकार हो चुकी थी और इनका इस्तेमाल करते थे। मेरी बेटी वैसे तो बहुत सुधरी हुई थी और अपने माँ बाप के दिल के ख्वाब और इनकी कुर्बानियाँ भूल ही चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत इसमें बाकी थी कि वह हमारा दिल ना दुखाना चाहती थी। इसलिए जो भी नशे की पुड़ियाँ घर लाती उनमें फिटकरी पीस कर इस तरह मिला देती कि देखने वाले पर नशे की पुड़ियाँ नज़र ही नहीं आती और उसका नशा भी पूरा हो रहा था। इसलिए वह मुझसे मेडिकल के तजुर्बे के लिए फिटकरी मंगवाती और इस तरह इस्तेमाल करती। उस रात जब मैंने बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीस कर नशे की पुड़ियों में डाल रही थी। इससे ना तो नशा कॉलेज में पकड़ा जाए ना घर पर, लेकिन इस रोज़ मेरी बेटी वे नशे की पुड़िया घर ही भूल गई
और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुल गई। लेकिन अफसोस की बात तब खुली जब पानी सर के ऊपर जा चुका था। अब वे बेहाल हो चुकी थी। इसने नशे भी छोड़ दिया, लेकिन उसके डॉक्टर ना बनने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी तरह तरह की बातें करते हैं और हमारा दिल जलाते रहते हैं।